नमस्कार। आज क्लियर कट में चर्चा एमटीएनएल पर। कैसे एमटीएनएल डायल टोन से डेड टोन तक पहुंच गई। आज क्लियर कट में इसी पूरे लेखे जोखे की, पूरे वही खाते की हम बात करते हैं। दरअसल ये बात निकली कहां से। 22 जुलाई 2026 को संसद में एमटीएनएल पर सवाल पूछा गया। सरकार ने जवाब दिया। एमटीएनएल के हाई कॉस्ट डेट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए 24,071 करोड़ के सॉवरेन गारंटी बॉन्ड्स, एम्प्लॉय के वीआरएस के लिए 4,327 करोड़ रुपए, सॉवरेन गारंटी बॉन्ड्स के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 3,657 करोड़ की सपोर्ट, ऑपरेशंस बीएसएनएल को ट्रांसफर, लायबिलिटीज चुकाने के लिए एसेट मोनेटाइज करने की तैयारी और नया रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। सरकार का जवाब था नो सर। यहीं से आज की कहानी शुरू होती है, क्योंकि एमटीएनएल की प्रॉब्लम अब सिर्फ ये नहीं है कि कंपनी लॉस में है। प्रॉब्लम ये है कि पैसा गया, पैकेज गया, गारंटी गई, वीआरएस हुआ, ऑपरेशन ट्रांसफर हुए, एसेट की बात हुई, फिर भी एमटीएनएल का सवाल खत्म नहीं हुआ। वित्त वर्ष 2025-26 में एमटीएनएल की टोटल इनकम 1,468 करोड़ रुपए के करीब थी। कुल लॉस 3,100 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। कुल लायबिलिटीज 40,000 करोड़ रुपए की, कुल एसेट 10,000 करोड़ रुपए के करीब, और गवर्नमेंट कहती है कि एमटीएनएल के पास मार्केट वैल्यू टर्म्स में करीब 50,000 करोड़ रुपए के नॉन कोर एसेट्स हैं। यही एमटीएनएल की पहेली है। जमीन है, इमारतें हैं, एक्सचेंज है, इतिहास है, लेकिन बिजनेस नहीं है। एसेट जमीन पर है, डेट बैलेंस शीट पर है, कस्टमर मार्केट में कहीं और चला गया। एक जमाना था जब दिल्ली और मुंबई में एमटीएनएल फोन लगना स्टेटस था। घर में लैंडलाइन की घंटी बजती थी तो लगता था घर दुनिया से जुड़ गया। बिजनेस कार्ड पर एमटीएनएल नंबर छपता था तो भरोसा बढ़ता था। डॉक्टर्स, ब्रोकर्स, एक्सपोर्टर्स, सरकारी दफ्तर सब एमटीएनएल लाइन पर चलते थे। उस दौर में फ़ोन कनेक्शन लेना आज सिम कार्ड लेना जैसा नहीं था। एप्लीकेशन लगती थी, वेटिंग होती थी, लाइन आती थी, इंस्ट्रूमेंट लगता था, फिर पहली बार घर में आवाज़ आती थी, हेलो। 1 अप्रैल 1986 में एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई की आवाज़ संभाली। दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल। एमटीएनएल इन 2 महानगरों की डायल टोन था। लेकिन 4 दशक बाद वही कंपनी एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। डायल टोन की कंपनी अब डेड टोन में बदल गई है। कॉपर वायर की कंपनी डेटा तूफान में पीछे छूट गई। टेलीफोन एक्सचेंज बचे हैं, कस्टमर नहीं। प्रॉपर्टी बची है, प्रॉफिट नहीं। हिस्ट्री बची है, फ्यूचर धुंधला है। तो सवाल साफ है, एमटीएनएल क्यों बना था? इतनी मजबूत पीएसयू कैसे क्राइसिस में फंस गई? डेट इतना कैसे बढ़ गया? एम्प्लॉयज़ का बोझ कितना बड़ा है? लायबिलिटीज़ एसेट से 4 गुना क्यों दिखती हैं? गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट दिया फिर भी बिजनेस लौटा क्यों नहीं? और क्या एमटीएनएल अब टेलीकॉम कंपनी है या लैंड, लायबिलिटी और लेगेसी की फाइल? नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज कहानी एमटीएनएल की, लेकिन ये सिर्फ एक घाटे वाली पीएसयू की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के लैंडलाइन युग की, मोबाइल रिवॉल्यूशन की, डेटा इकोनॉमी की, टेक्नोलॉजी डिले की, एम्प्लॉय कॉस्ट की, डेट रीस्ट्रक्चरिंग की, बीएसएनएल हैंडओवर की, एसेट मोनेटाइजेशन की, और उस सरकारी कंपनी की जिसके पास प्रॉपर्टी है लेकिन प्रॉफिटेबल टेलीकॉम बिजनेस कम बचा है। आज की क्लियर कट लाइन यही है, एमटीएनएल की असली समस्या डेट नहीं है, डेट सिम्टम है। असल बीमारी है टेक्नोलॉजी बदल गई, मार्केट बदल गया, कस्टमर बदल गया, लेकिन कंपनी समय पर नहीं बदली। अब समझते हैं एमटीएनएल बना क्यों था। एमटीएनएल को समझने के लिए 1986 का भारत समझिए। टेलीकॉम तब प्राइवेट ऐप्स, डेटा पैक्स और अनलिमिटेड कॉलिंग की दुनिया नहीं था। टेलीफोन लाइन ही इंफ्रास्ट्रक्चर थी, लाइन ही स्टेटस थी, लाइन ही बिजनेस था, लाइन ही इमरजेंसी थी। दिल्ली और मुंबई में डिमांड बहुत थी, लेकिन नेटवर्क उतना तेज नहीं बढ़ रहा था। गवर्नमेंट को लगा कि देश की 2 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ के लिए अलग टेलीकॉम कंपनी बननी चाहिए। एक ऐसी कंपनी जो नेटवर्क एक्सपेंड करे, सर्विस क्वालिटी सुधारे,
नई टेक्नोलॉजी लाए, रेवेन्यू जनरेट करे और दिल्ली मुंबई जैसे अर्बन नर्व सेंटर को कम्युनिकेशन का बैकबोन दे। इसलिए एमटीएनएल बना था। एमटीएनएल सिर्फ फोन कंपनी नहीं था, एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई की आवाज़ था। उसकी ताकत भी यही थी, उसकी कमज़ोरी भी बाद में यही बनी, क्योंकि लैंडलाइन एरिया में सिटी एडवांटेज ताकत था, मोबाइल डेटा एरिया में नेशनल स्केल ताकत बन गया। एमटीएनएल के पास 2 शहर थे, प्राइवेट प्लेयर्स के पास पूरा देश था। एमटीएनएल के पास कॉपर नेटवर्क था, मार्केट फाइबर 4G, 5G और ऐप्स की तरफ निकल गया। एमटीएनएल के पास एक्सचेंजेस थे, प्राइवेट प्लेयर के पास कस्टमर की आदत थी। टेलीकॉम में सबसे खतरनाक चीज कस्टमर का जाना नहीं है, सबसे खतरनाक चीज कस्टमर की आदत बदलना है। एमटीएनएल कस्टमर खोती गई और उससे भी ज्यादा रेलेवेंस खोती गई। अब मोनोपोली से मार्केट तक। एक समय था जब एमटीएनएल वेटिंग लिस्ट की कंपनी थी, फोन लेने के लिए इंतजार करना पड़ता था, कनेक्शन मिलना उपलब्धि थी। मोनोपोली में कस्टमर कंपनी के पास आता है, कंपटीशन में कंपनी को कस्टमर के पास जाना पड़ता है। यहीं एमटीएनएल की परीक्षा शुरू हुई। मोबाइल आया, प्राइवेट ऑपरेटर आए, कॉलिंग सस्ती हुई, एसएमएस आया, डेटा आया, 4G आया, 5G आया, जियो आया, अनलिमिटेड प्लान्स आए, वॉइस फ्री होने लगी, रेवेन्यू डेटा से आने लगा। टेलीकॉम की अर्थव्यवस्था बदल गई। पहले आवाज़ बिकती थी, अब डेटा बिकता है। पहले वायर घर तक जाती थी, अब नेटवर्क पॉकेट तक आ जाता है। पहले फ़ोन घर की चीज़ था, अब फोन व्यक्ति की पहचान है। एमटीएनएल लैंडलाइन की दुनिया का मजबूत खिलाड़ी था, लेकिन मोबाइल डेटा की दुनिया में वह निर्णायक खिलाड़ी नहीं बन पाया। यही उसकी डिक्लाइन की सबसे बड़ी कहानी है। मोनोपोली वेटिंग लिस्ट देती है, कंपटीशन स्पीड मांगता है। एमटीएनएल वेटिंग लिस्ट वाले युग की कंपनी थी, मार्केट स्पीड वाले युग में चला गया। यह कहना गलत होगा कि एमटीएनएल हमेशा से कमजोर कंपनी थी। एक समय दिल्ली और मुंबई में फिक्स्ड लाइन और ब्रॉडबैंड मार्केट में एमटीएनएल स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता था। 2015-16 में फिक्स्ड लैंडलाइन सब्सक्राइबर करीब 35 लाख थे, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर 11,80,000 थे। फिक्स्ड लाइन मार्केट शेयर मजबूत था कंपनी का, ब्रॉडबैंड में भी कंपनी की पकड़ बड़ी थी। लेकिन यही बात असली ट्रेजेडी बताती है। एमटीएनएल उस लेन में स्ट्रांग थी जहां ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो रहा था। लैंडलाइन स्ट्रांग था, लेकिन इंडिया मोबाइल पर जा रहा था। ब्रॉडबैंड था, लेकिन इंडिया फाइबर और मोबाइल डेटा की तरफ बढ़ रहा था। वॉइस थी, लेकिन वॉइस बंडल बन रही थी। टेलीकॉम की सड़क बदल रही थी, एमटीएनएल पुराने पुल पर खड़ी रही। कंपनी रोड की मालिक थी, ट्रैफिक हाईवे पर चला गया। यही डिक्लाइन का पहला सिद्धांत है। बिजनेस में सिर्फ मार्केट शेयर नहीं देखना चाहिए, यह भी देखना होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब लेटेस्ट स्कोरबोर्ड क्या है, नंबर क्या कहानी बोलते हैं। फाइनेंशियल पिक्चर देखिए एमटीएनएल की। वित्त वर्ष 2021-22 में टोटल इनकम 1696 करोड़, 25-26 में टोटल इनकम 1468 करोड़। मतलब इनकम 5 साल में बढ़ी नहीं घटी है। 23-24 में इनकम 1301 करोड़ तक गिर गई। इबिटा देखिए, 23-24 में 43 करोड़, 24-25 195 करोड़, 25-26 437 करोड़। गवर्नमेंट कहती है कि एमटीएनएल वित्त वर्ष 2020-21 से इबिटा पॉजिटिव है और इबिटा इंप्रूव हुआ है। ये बात अच्छी है, लेकिन अब नेट प्रॉफिट देखिए। 21-22 लॉस 2616 करोड़, 22-23 लॉस 2915 करोड़, 23-24 लॉस 3317 करोड़, 24-25 लॉस 3341 करोड़, 25-26 का लॉस 3101 करोड़। 5 साल में कंबाइंड नेट लॉस करीब करीब 15,292 करोड़। इसी पीरियड में टोटल इनकम करीब 7,248 करोड़। यानी 5 साल में कंपनी ने जितना कमाया लगभग उससे दोगुना लॉस किया। ये घाटा सिर्फ घाटा नहीं है, ये बिजनेस मॉडल का फ्रैक्चर है। इबिटा पॉजिटिव होने का मतलब है ऑपरेटिंग लेवल पर कुछ सांस बची है। नेट लॉस का मतलब है डेट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और लेगेसी बर्डन वह सांस प्रॉफिट में बदलने नहीं दे रहा। सीधी भाषा में एमटीएनएल की दुकान खुली है, लेकिन पुराना कर्ज काउंटर पर बैठा है। अब लायबिलिटीज देखिए, बैलेंस शीट का पहाड़। वित्त वर्ष 2021-22 में एमटीएनएल की टोटल लायबिलिटीज 30,960 करोड़ रुपए की थी। 25-26 में लायबिलिटी बढ़कर 40,008 करोड़ हो गई। 5 साल में लायबिलिटी करीब 9,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ी। एसेट 21-22 में 12,303 करोड़, 25-26 में
10,034 करोड़, यानी लायबिलिटी बढ़ रही है, बुक एसेट घट रहे हैं, रेवेन्यू छोटा है, लॉस बड़ा है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की इनकम 1,469 करोड़, लॉस 3,102 करोड़, यानी साल में जितनी कमाई है उसके दोगुने से ज्यादा घाटा है। ये कोई नॉर्मल खराब साल नहीं है, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। फिर एक फुटनोट आता है, गवर्नमेंट कहती है एमटीएनएल के पास मार्केट वैल्यू टर्म में करीब 50,000 करोड़ रुपए के नॉन कोर एसेट्स हैं। यही कहानी उलझ जाती है। कागज पर लायबिलिटी 40,000 करोड़ रुपए, मार्केट वैल्यू टर्म्स में नॉन कोर एसेट्स 50,000 करोड़ रुपए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लिक्विडिटी। वैल्यू और कैश अलग चीजें हैं। आपके पास जमीन हो सकती है लेकिन ईएमआई आज भरनी है। आपके पास बिल्डिंग हो सकती है लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट आज ड्यू है। आपके पास एक्सचेंज लैंड हो सकती है लेकिन बैंक लोन बैलेंस शीट पर है। एसेट तभी डेट चुकाता है जब वह मोनेटाइज हो। अप्रूवल चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए, बायर चाहिए, क्लियर टाइटल चाहिए, टाइम चाहिए, कैश रियलाइजेशन चाहिए, तब जाकर लायबिलिटी घटती है। इसलिए एमटीएनएल एसेट रिच है लेकिन कैश पुअर। जमीन अमीर है, बिजनेस गरीब है। अब डेट की बात समझिए, ये बीमारी है या अभी सिम्टम है? एमटीएनएल की डिस्कशन में डेट सबसे बड़ा वर्ड बन गया है, लेकिन डेट को ठीक से समझिए। डेट बीमारी भी है और सिम्टम भी। लॉसेस चलते रहे, रेवेन्यू कमजोर रहा, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, एम्प्लॉय कॉस्ट हैवी थी, मार्केट शेयर गिरा, बिजनेस कैश नहीं बना, फिर डेट आया, उधार लिया गया, हाई कॉस्ट डेट रिस्ट्रक्चर करना पड़ा, सॉवरेन गारंटी बॉन्ड उठाने पड़े, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट देना पड़ा। सॉवरेन गारंटी बॉन्ड सुनने में टेक्निकल शब्द लगता है, इसका सीधा मतलब यह है कंपनी अपनी क्रेडिबिलिटी से नहीं, सरकार की गारंटी से बाजार से पैसा उठा रही है। यानी मार्केट कंपनी पर नहीं, सरकार की पीठ पर भरोसा कर रहा है। ये कॉन्फिडेंस भी है और वार्निंग भी है। कॉन्फिडेंस इसलिए कि सरकार सपोर्ट दे रही है, वार्निंग इसलिए कि कंपनी अपने बिजनेस कैश फ्लो से खुद खड़ी नहीं है। अगस्त 2025 में एमटीएनएल ने पब्लिक सेक्टर बैंक को लोन रीपेमेंट डिफॉल्ट की। रिपोर्टेड डिफॉल्ट करीब 8,659 करोड़ था और टोटल डेट करीब 34,577 करोड़ बताया गया। यानी डेट सिर्फ अकाउंटिंग लाइन नहीं है, डेट रीपेमेंट स्ट्रेस भी बन चुका था और डेट की असली कीमत इंटरेस्ट है। लोन लिया तो प्रिंसिपल तो एक तरफ रखिए, इंटरेस्ट हर साल आता है। एमटीएनएल की कहानी में यही हुआ। ऑपरेटिंग ब्रीथ बची, इंटरेस्ट ने प्रॉफिट रोक लिया। डेट कंपनी को तुरंत नहीं मारता, डेट कंपनी की फ्यूचर कैश फ्लो खाता है। एम्प्लॉय की कहानी भी एक बड़ी कहानी है, कॉस्ट नहीं, दरअसल एक युग की कहानी है। एमटीएनएल क्राइसिस में एम्प्लॉयज को विलेन बनाना आसान है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं। एमटीएनएल एम्प्लॉयज ने उस इंडिया की टेलीकॉम बैकबोन बनाई जहां फॉल्ट कंप्लेंट रजिस्टर में लिखी जाती थी। केवल गलियों में जाते थे, एक्सचेंज रात भर चलता था, लाइन डेड हो जाए तो टेक्नीशियन आता था, कॉर्पोरेट लीज्ड लाइन, गवर्नमेंट सर्किट्स, लैंडलाइन घरों तक, ये सब ह्यूमन नेटवर्क से चलता था। लेकिन टेक्नोलॉजी बदल गई, मैनुअल सिस्टम से डिजिटल नेटवर्क, कॉपर से फाइबर, वॉइस से डेटा, काउंटर से ऐप, फील्ड रिपेयर से ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग। कंपनी का एम्प्लॉय स्ट्रक्चर पुराना रहा, मार्केट नया हो गया। वित्त वर्ष 2018-19 में एमटीएनएल का एम्प्लॉय कॉस्ट टोटल इनकम का 87% से ज़्यादा था। मतलब 100 रुपए की इनकम में 87 रुपए से ज़्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज में ये रेशियो सिंगल डिजिट में होता है। ये मुकाबला असमान था। प्राइवेट प्लेयर डेटा नेटवर्क में पैसा लगा रहा था, एमटीएनएल सैलरी और लेगेसी सिस्टम में फंसी थी। फिर आ गया वीआरएस। एमटीएनएल में 14,387 एम्प्लॉयज ने बीआरएस ऑप्ट किया। बीआरएस के बाद एम्प्लॉय स्ट्रेंथ करीब 4,325 रह गई। बैलेंस शीट के लिए ये रिलीफ था, लेकिन ह्यूमन लेवल पर ये हजारों परिवार का लाइफ रीसेट था। एमटीएनएल की कहानी सिर्फ डेट की कहानी नहीं है, उन लोगों की भी है जिन्होंने लैंडलाइन इंडिया बनाया और मोबाइल डेटा इंडिया में पीछे छूट गए। टेक्नोलॉजी बदलती है तो सिर्फ मशीन पुरानी नहीं होती, स्किल भी पुरानी हो जाती है, इंस्टीट्यूशन भी पुराने हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया ये समझिए। गवर्नमेंट ने एमटीएनएल को छोड़ा नहीं। सरकार की तरफ से जो ताज़ा जवाब आया है, इसमें जो कुछ किया गया वो साफ है। जैसे हाई कॉस्ट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए 24,071 करोड़ के सॉवरेन गारंटी बॉन्ड्स, वीआरएस फंडिंग के लिए 4,327 करोड़ रुपए, सॉवरेन गारंटी बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 3,657 करोड़ रुपए की अलग मदद,
ऑपरेशनल एक्टिविटी बीएसएनएल को ट्रांसफर की गई, एसेट मोनेटाइजेशन फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। यह एक पैकेज नहीं, ये बैलेंस शीट हॉस्पिटल है। डेट रीस्ट्रक्चर, एम्प्लॉय कॉस्ट कट, इंटरेस्ट सपोर्ट, ऑपरेशन हैंडओवर, एसेट सेल और मोनेटाइज, लायबिलिटी का रीपे। यानी गवर्नमेंट एमटीएनएल को मार्केट में फाइटर बनाकर नहीं, बैलेंस शीट में पेशेंट बनाकर संभाल रही है। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइवल में कंपनी वापस लड़ती है, सर्वाइवल में कंपनी बस बचती है। एमटीएनएल अभी सर्वाइवल मोड में है। गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन दी है, मार्केट में दौड़ने के लिए मसल्स चाहिए, और मसल्स बिजनेस मॉडल से आता है, पैकेज से नहीं। पैसा खर्च हुआ फिर भी बिजनेस क्यों नहीं लौटा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ ताज़ा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024-25 में बीएसएनएल एमटीएनएल रिवाइवल प्लान के रिवाइज्ड एस्टीमेट के अगेंस्ट फंड यूटिलाइजेशन 99.87% रहा। मतलब पैसा रुका नहीं, पैसा खर्च हुआ, फिर भी एमटीएनएल लॉस में है। लायबिलिटी 40,000 करोड़ के आसपास हैं। ऑपरेशंस बीएसएनएल को ट्रांसफर हैं। न्यू रिस्ट्रक्चरिंग प्लान नहीं है। इसका मतलब साफ है, एमटीएनएल की प्रॉब्लम फंड की कमी नहीं, एमटीएनएल की प्रॉब्लम फ्यूचर की कमी है। पैसा डेट रिस्ट्रक्चर कर सकता है, पैसा बीआरएस का फंड कर सकता है, पैसा इंटरेस्ट सपोर्ट दे सकता है, पैसा ब्रीदिंग स्पेस दे सकता है, लेकिन पैसा कस्टमर वापस नहीं ला सकता। कस्टमर वापस लाने के लिए आपको चाहिए नेटवर्क, स्पीड, सर्विस, ब्रांड, टेक्नोलॉजी, टाइमिंग, एग्जीक्यूशन। यहीं एमटीएनएल चूक गई। रिवाइवल पैकेज पट्टी है, बिजनेस मॉडल इलाज है। एमटीएनएल को पट्टी मिली, इलाज अधूरा रह गया। अब बीएसएनएल का हैंडओवर समझिए। एमटीएनएल अब खुद कितना चला रही है। ताज़ा रिप्लाई में एक और बात सामने आई। एमटीएनएल की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बीएसएनएल को सर्विस एग्रीमेंट के जरिए ट्रांसफ़र कर दी गई। डायरेक्टर्स रिपोर्ट के हिसाब से एमटीएनएल और बीएसएनएल के बीच सर्विस एग्रीमेंट 22 नवंबर 2024 को हुआ। ये 1 जनवरी 2025 से इफेक्टिव हुआ। बीएसएनएल को एमटीएनएल की टेलीकॉम सर्विसेज की मेंटेनेंस और ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। मतलब एमटीएनएल का ऑपरेटिंग मॉडल बदल चुका है। पहले एमटीएनएल दिल्ली मुंबई ऑपरेटर था, अब दिल्ली मुंबई ऑपरेशंस बीएसएनएल के हाथ में चला गया। एमटीएनएल की भूमिका धीरे धीरे बिजनेस से बैलेंस शीट की तरफ खिसक रही है। कस्टमर फेसिंग रोल कम, लायबिलिटी मैनेजमेंट रोल ज़्यादा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक जमाना था जब एमटीएनएल सर्विस देता था, अब एमटीएनएल सर्विस बीएसएनएल चला रहा है। यानी एमटीएनएल कंपनी है, लेकिन उसकी आवाज़ दूसरे नेटवर्क से आ रही है। एमटीएनएल का नाम बचा है, ऑपरेशन का हाथ बदल गया है। बीएसएनएल पर भी बोझ कम नहीं है। एमटीएनएल स्टोरी को बीएसएनएल से अलग करके नहीं समझ सकते, क्योंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल ऑपरेशन भी संभाल रहा है, और बीएसएनएल खुद कई नेशनल टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स में सेंट्रल रोल में है। जैसे अमेंडमेंट आप भारत नेट प्रोग्राम में बीएसएनएल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत नेट फंड यूटिलाइजेशन 61.46% रहा। रीज़न बताया गया, बिड फाइनलाइज होने में डिले हुआ। भारत नेट का टारगेट बड़ा है, ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, एग्जिस्टिंग नेटवर्क अपग्रेड, रिमेनिंग विलेज को ऑन डिमांड कनेक्टिविटी, 10 साल ऑपरेशंस और मेंटेनेंस, 1.5 करोड़ होम फाइबर कनेक्शन। जून 2026 तक 80,472 ग्राम पंचायत पर भारत नेट पीओपीज ऑपरेशनल्स हैं। पिक्चर देखिए, एक तरफ गांव तक फाइबर पहुंचाने का एम्बिशन है, दूसरी तरफ दिल्ली मुंबई की पुरानी टेलीकॉम कंपनी डेट में फंसी है। एक तरफ डिजिटल इंडिया का फ्यूचर है, दूसरी तरफ पब्लिक टेलीकॉम का पास्ट है। यही एमटीएनएल की कहानी को बड़ा बनाता है। ये सिर्फ एमटीएनएल की कंपनी प्रॉब्लम नहीं है, ये पब्लिक टेलीकॉम एग्जीक्यूशन का सवाल है। क्या पब्लिक टेलीकॉम फ्यूचर बनाएगा या पास्ट की लायबिलिटी ढोता रहेगा? ये बड़ा सवाल है। अब टेक्नोलॉजी डिले सबसे महंगा डिले है। एमटीएनएल क्राइसिस की सबसे बड़ी जड़ टेक्नोलॉजी का डिले है। टेलीकॉम वॉइस से डेटा में बदल गया। मार्केट ने साफ सिग्नल दिया, अब वॉइस रेवेन्यू नहीं डेटा रेवेन्यू है। दिल्ली और मुंबई में प्राइवेट ऑपरेटर ने 4G और 5G रोल आउट किया। एमटीएनएल उसी पेस से रोल आउट नहीं कर पाई। रीज़न बताया गया, फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, अनट्रेंड मैन पावर है, डिलेड 4G 5G रोल आउट है। अब इसका असर समझिए। टेलीकॉम में देर का मतलब सिर्फ लेट लॉन्च नहीं, देर का मतलब कस्टमर हैबिट चेंज है। कस्टमर एक बार फास्ट डेटा पर चला गया तो वापस स्लो नेटवर्क पर नहीं लौटता। कस्टमर एक बार ऐप इकोसिस्टम में चला गया तो पुराने बिलिंग ऑफिस में नहीं लौटता। कस्टमर एक बार अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा बंडल का आदी हो गया तो वह ओल्ड टैरिफ साइकोलॉजी में नहीं लौटता। टेक्नोलॉजी डिले रेवेन्यू डिले नहीं होता, टेक्नोलॉजी डिले रेलेवेंस लॉस होता है। कॉपर वायर से डेटा क्लाउड तक की दौड़ में एमटीएनएल बीच रास्ते में छूट गई।
अब आखिरी चाबी समझिए जो एसेट मोनेटाइजेशन की है। फ्यूचर का प्रैक्टिकल सवाल, एमटीएनएल बचेगी कैसे? बिजनेस से, डेट रिस्ट्रक्चरिंग से, बीएसएनएल के ऑपरेशन से, एसेट मोनेटाइजेशन से। रियलिटी यह है कि एमटीएनएल का फ्यूचर अब लार्जली एसेट मोनेटाइजेशन और लायबिलिटी सेटलमेंट से जुड़ गया है। गवर्नमेंट कहती है कि नॉन कोर एसेट करीब 50,000 करोड़ रुपए के हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से, लेकिन मार्केट वैल्यू हेडलाइन है, कैश कन्वर्जन प्रोसेस है। लैंड मोनेटाइज करना आसान नहीं होता, लीगल टाइटल चाहिए, अर्बन प्लानिंग चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल्स चाहिए, लीज स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का मॉडल क्या है, वैल्यूएशन में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, टेनेंट का इशू तो नहीं है, मार्केट साइकिल कैसा चल रहा है, टाइमिंग कैसी है, हर चीज़ मैटर करती है। अगर एसेट समय पर मोनेटाइज हुए, लायबिलिटी घट सकती है, इंटरेस्ट बर्डन कम हो सकता है, बैलेंस शीट साफ हो सकती है। अगर एसेट स्टक रहे, नहीं बिक पाए, तो लायबिलिटी चलती रहेगी। एमटीएनएल के लिए लैंड अब सिर्फ लैंड नहीं, लैंड आखिरी चाबी है, लेकिन चाबी तभी काम आएगी जब ताला खुल जाए। क्या एमटीएनएल रिवाइव हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल अब सबके दिमाग में यही है। क्या एमटीएनएल फिर टेलीकॉम फाइटर बन सकती है? ऑनेस्ट आंसर मुश्किल है। क्यों? क्योंकि टेलीकॉम मार्केट अब 3 प्लेयर बैटलफील्ड है, जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया स्ट्रगलिंग। लेकिन नेशनल नेटवर्क के साथ बीएसएनएल रिवाइवल एफर्ट में है। प्राइवेट प्लेयर 4G 5G में आगे हैं। डेटा प्राइसिंग, टावर डेंसिटी, स्पेक्ट्रम, एप्स, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, सब में स्केल चाहिए। एमटीएनएल दिल्ली मुंबई में लिमिटेड ज्योग्राफी के साथ इंडिपेंडेंट कमबैक नहीं कर सकती, इसलिए उसका प्रैक्टिकल फ्यूचर 3 चीज़ों में दिखता है। पहला, बीएसएनएल लेड ऑपरेशन इंटीग्रेशन, दूसरा एसेट मोनेटाइजेशन, तीसरा लायबिलिटी रिडक्शन। बिजनेस रिवाइवल तब मीनिंगफुल होगा जब नेटवर्क, कस्टमर, सर्विस और रेवेन्यू साथ लौटें। अभी जो दिख रहा है वो बिजनेस रिवाइवल नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल रिजोल्यूशन है। यानी कंपनी को बचाना, लॉसेस को मैनेज करना, डेट को रिस्ट्रक्चर करना, एसेट से लायबिलिटी घटाना, ऑपरेशन को बीएसएनएल से चलवाना, ये भी जरूरी है। लेकिन इसे टेलीकॉम कमबैक कहना जल्दबाजी होगी। तो फिर व्यूअर्स के लिए पर्सपेक्टिव क्या है? व्यूअर्स के लिए पर्सपेक्टिव, एमटीएनएल की कहानी नॉस्टैल्जिक हो सकती है, पुरानी यादें कीजिए आप, लेकिन नॉस्टैल्जिया से इकोनॉमी नहीं चलती। अगर आप कस्टमर हैं, आपको सर्विस क्वालिटी चाहिए। अगर आप टैक्स पेयर हैं, आपको जानना चाहिए कि पब्लिक मनी किस तरह लेगेसी कंपनीज को सपोर्ट कर रही हैं। अगर आप पॉलिसी वॉचर हैं, आपको समझना चाहिए कि लेट रिफॉर्म का कॉस्ट कितना भारी होता है। अगर आप एम्प्लॉय फैमिली से जुड़े हैं, आपको पता है कि रिस्ट्रक्चरिंग सिर्फ नंबर्स नहीं, ह्यूमन लाइफ्स भी होती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको समझना चाहिए कि एसेट और बिजनेस वैल्यू अलग चीज़ें हैं। कंपनी के पास लैंड हो सकती है, लेकिन टेलीकॉम कंपनी की असली लैंड कस्टमर बेस होती है। बिल्डिंग वैल्यूएबल हो सकती है, लेकिन बिजनेस तब वैल्यूएबल होता है जब कैश फ्लो आए। गवर्नमेंट सपोर्ट ज़रूरी हो सकता है, लेकिन सपोर्ट स्ट्रेटजी नहीं होता। एमटीएनएल ये बताती है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में डिले की कीमत कंपाउंड होती है। 1 साल डिले कस्टमर लॉस, 2 साल डिले रेवेन्यू लॉस, 3 साल डिले डेट, 4 साल डिले वीआरएस, 5 साल डिले एसेट मोनेटाइजेशन, और फिर क्वेश्चन आता है रिवाइवल या रिजोल्यूशन। एमटीएनएल के 5 बड़े सबक। मोनोपोली परमानेंट नहीं होती, वेटिंग लिस्ट वाली कंपनी भी मार्केट में इररिलेवेंट हो सकती है। दूसरा सबक, टेक्नोलॉजी डिले महंगा पड़ता है। 4G डिले सिर्फ नेटवर्क डिले नहीं था, ये कस्टमर माइग्रेशन का खुला दरवाजा था। तीसरा सबक, कॉस्ट स्ट्रक्चर समय पर नहीं बदला तो कंपनी टूटती है। एम्प्लॉय कॉस्ट रेवेन्यू का 87% हो जाए तो इन्वेस्टमेंट की जगह सैलरी खा जाती है। चौथा सबक, एसेट रिच होना काफ़ी नहीं है, एसेट कैश फ्लो नहीं है, बिजनेस कैश फ्लो है। पांचवा सबक, रिवाइवल पैकेज बिजनेस मॉडल का सब्स्टिट्यूट नहीं है। पैकेज कंपनी को सांस देता है, कस्टमर वापस लाने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस चाहिए, स्पीड चाहिए। फाइनल क्लियर कट। तो आज की क्लियर कट बात यह है कि एमटीएनएल 1986 में दिल्ली और मुंबई की टेलीकॉम ज़रूरतों के लिए बनी थी। कभी ये 2 महानगरों की आवाज़ थी, कभी लैंडलाइन स्टेटस था, कभी ब्रॉडबैंड स्ट्रेंथ थी, कभी गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिजनेसेस और हाउस होल्ड की कम्युनिकेशन बैकबोन थी। फिर टेलीकॉम बदल गया, वॉइस से डेटा, वायर से वायरलेस, लैंडलाइन से स्मार्टफोन, एक्सचेंज से ऐप्स, एसटीडी बूथ से वीडियो कॉल, मोनोपोली से कंपटीशन, कंपटीशन से डेटा वॉर, और एमटीएनएल उस स्पीड से नहीं बदली,
अब नंबर सामने हैं। वित्त वर्ष 25-26 में इनकम 1468 करोड़, लॉसेस 3000 करोड़ से ज़्यादा, लायबिलिटीज 40,000 करोड़ से ज़्यादा, एसेट 10,000 करोड़ के करीब, नॉन कोर एसेट मार्केट वैल्यू करीब 50,000 करोड़ रुपए, सॉवरेन गारंटी बॉन्ड 24,071 करोड़, वीआरएस सपोर्ट के लिए 4,327 करोड़, इंटरेस्ट सपोर्ट 3,657 करोड़। ऑपरेशंस बीएसएनएल को न्यू स्ट्रक्चरिंग प्लान नहीं है। ये पूरी कहानी एक लाइन में है। एमटीएनएल के पास एसेट्स हैं लेकिन एक्टिव बिजनेस नहीं है। एमटीएनएल के पास हिस्ट्री है लेकिन मार्केट रेलेवेंस कमजोर है। एमटीएनएल के पास गवर्नमेंट सपोर्ट है लेकिन कस्टमर वापस लाने की ताकत नहीं है। एमटीएनएल की ट्रेजेडी ये नहीं कि उसके पास प्रॉपर्टी कम है, ट्रेजेडी ये है कि टेलीकॉम में प्रॉपर्टी नहीं कस्टमर कमाने पड़ते हैं। कंपनी के पास जमीन बची, बिल्डिंग बची, एक्सचेंज बचे, लेकिन कस्टमर की हैबिट बदल गई और जब कस्टमर बदल जाता है तो बैलेंस शीट देर सवेर उसका हिसाब मांगती है। एमटीएनएल की असली समस्या डेट नहीं, डेट तो बाद में आया। पहले टेक्नोलॉजी छूटी, फिर कस्टमर छूटा, फिर रेवेन्यू छूटा, फिर डेट आया, फिर गवर्नमेंट सपोर्ट आया, फिर एसेट बेचने की बात आई। यही सीक्वेंस है। कभी एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई को आवाज़ दी, आज एमटीएनएल खुद बैलेंस शीट के शोर में अपनी आवाज़ खोज रही है। ये स्टोरी नॉस्टैल्जिया नहीं, ये वार्निंग है। जो कंपनी टेक्नोलॉजी शिफ्ट मिस करती है वह कस्टमर खोती है, जो कस्टमर खोती है वो रेवेन्यू खोती है, जो रेवेन्यू खोती है वो डेट लेती है, जो डेट लेती है वह गवर्नमेंट सपोर्ट खोजती है और एक दिन वह टेलीकॉम ऑपरेटर कम एसेट मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट ज़्यादा बन जाती है। एमटीएनएल आज उसी मोड़ पर है। इसलिए एमटीएनएल का क्लियर कट सिर्फ कंपनी का नहीं, इंडिया की पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी का भी क्लियर कट है। सरकारी कंपनी को बचाना जरूरी हो सकता है, लेकिन बचाना और रिवाइव करना दो अलग चीज़ें हैं। सर्वाइवल में ब्रीदिंग आती है, रिवाइवल में दौड़ लौटती है। एमटीएनएल अभी सांस ले रही है, दौड़ नहीं रही। देखना ये होगा बीएसएनएल अरेंजमेंट सर्विस बचाता है या नहीं, एसेट मोनेटाइजेशन लायबिलिटी घटाता है या नहीं, डेट बर्डन नीचे आता है या नहीं, टैक्स पेयर का पैसा पुराने घाटे ढोता है या सस्टेनेबल वैल्यू बनाता है। क्योंकि इकोनॉमी में हिस्ट्री की कीमत तभी है जब वह फ्यूचर बना सके, वरना इतिहास मेमोरी बन जाता है और कंपनी फाइल। यही है एमटीएनएल का असली क्लियर कट। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे थे क्लियर कट।